एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 आपके कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यूनिट 1 से आपका एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में फिक्स है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी वॉल्यूम 1। आज की वीडियो आपकी इंट्रोडक्शन यूनिट की होगी। इंट्रोडक्शन यूनिट अगर आपने देखा है तो सिलेबस में आपके ये सारे पॉइंट्स मेंशन हैं। एज यूजुअल इस यूनिट से आपका एक क्वेश्चन तो आना पक्का है, और इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में। जनरली ये वीडियो पार्ट 1 होने जा रही है, और हम डिस्कस करेंगे बुक ठाकुर पब्लिकेशन से। ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगी। एज यूजुअल ये बुक बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज के साथ में है, और इसमें कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दैट्स वाई आई प्रेफर दिस बुक। मैंने इस बुक से पढ़ा और कंटेंट भी इसका बहुत सही है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। एज यूजुअल आप कोई और बुक प्रेफर कर सकते हैं जैसा आप चाह रहे हैं, और इस बुक की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दी। तो जो स्टूडेंट नहीं परचेज करने वाले उसको पीडीएफ को देख के आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। यूनिट 1 इन पैथोलॉजी। अगर मैं बात करूँ यूनिट 1 पैथोलॉजी के नोट्स प्रिपेयर है तो उसको हम डिस्कस करेंगे नोट से। यूनिट 1 पैथोलॉजी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। नोट्स प्रिपरेशन मैंने ठाकुर पब्लिकेशन बुक से ही करा है, इजी लैंग्वेज के साथ है, तो उसी से मैंने नोट्स प्रिपेयर करा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दैट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पैथोलॉजी आपके दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ पैथोस एंड लॉजिया। पैथोस का मतलब होता है एक्सपीरियंस एंड सफ़र, और लॉजिया का मतलब होता है स्टडी। फिर आपके आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ पैथोलॉजी की तो क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच, यहाँ पे आपका विच है, गलती से मैंने विद लिख दिया था, विच डायग्नोज डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू बाय यूजिंग द टूल ऑफ केमिस्ट्री, clinical microbiology, hematology and molecular pathology is known as pathology। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें हम लोग डिजीज़ को डायग्नोस कर पाते हैं। कोई भी डिजीज़ उसको हम लोग इजीली डायग्नोस कर पाते हैं एक बेसिस पे। वो बेसिस क्या है? लेबोरेटरी एनालिसिस का, जिसमें हम लोग एनालाइज करते हैं टिश्यूज़ को, बॉडी के फ्लूइड्स को। जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं केमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी क्लिनिकल का, ब्लड का स्टडी का, मॉलिकुलर पैथोलॉजी मतलब कि हम लोगों का हर एक सेल और टिश्यू लेवल पे उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजी। फिर पैथोलॉजी के आपके टाइप्स आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ब्रांचेस आते हैं। तो सबसे पहला आपका है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जैसे कि बोन, ऑर्गन। फिर आपका आएगा साइटोपैथोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे सेल के बारे में। फिर आपका आएगा क्लिनिकल। क्लिनिकल में हम लोग वो पैथोलॉजी पढ़ेंगे जो आउट पेशेंट सेटिंग का होता है, मतलब कि जो हॉस्पिटल में होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉरेंसिक, जिसमें हम लोग क्राइम सीन्स में डेड बॉडीज़ होती है ना, उसके में। फिर पढ़ेंगे डर्मा। डर्मा का मतलब आपको हम लोग स्टडी करेंगे डिजीज़ को जो आपकी स्किन में होगी। फिर आपका आएगा हेमाटोलॉजिकल पैथोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड में। फिर आएगा सर्जिकल, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेल्स टिश्यूज़ को जो आपके सर्जरी टाइम पे रहेगा। फिर आपका आएगा न्यूरोपैथोलॉजी, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिजीज़ की जब वो आपकी ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करेगी। हिस्टो में हम लोग ह्यूमन टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे। पल्मोनरी में हम लोग डिजीज़ डिस्कस करेंगे लंग्स की। मोलिकुलर में हम लोग ह्यूमन के टिश्यू फ्लूइड तक जाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं मोलिकुलर लेवल। ये क्या थे? आपके टाइप्स थे पैथोलॉजी के। आपके सिलेबस में डेफिनेशन और टाइप्स मेंशन ही है, बट मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप पैथोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसके यूनिट 1 से तो आपको पैथोलॉजी की डेफिनेशन लिख देना चाहिए। कभी कभी क्या है, वो टाइप्स आपको या ब्रांचेस के आपके एक एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, तब के लिए। यूनिट में आपका सिलेबस मेंशन है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी से। तो हम क्यों पैथोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है पैथोलॉजी की स्टडी का? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इस जो आप पढ़ रहे हो पैथोलॉजी, वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो पहला पॉइंट इसमें दे रखा है जिससे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें कि क्या कॉज है डिजीज़ का, द रीज़न क्या है मेन। मैंने इसको हाईलाइट भी करा है पेंसिल से, कॉज पता कर सकें डिजीज़ का। तो अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ डिजीज़, जिसमें हम लोगों को मेन इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस पता चलती है, क्या मेन कॉज है और किस तरीके से वो बॉडी में डिजीज़ कॉज करती है। सेकंड, नॉलेज मिल सके डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस होती है।
अर्ली और इफेक्टिव डायग्नोसिस कर सके डिसऑर्डर्स का, प्रिवेंशन कर सके डिजीज़ कंडीशन का। कोई भी डिजीज़ कंडीशन है जैसे कि ब्रेस्ट लंप है, तो ब्रेस्ट लंप के लिए हम लोगों को करना चाहिए FNAC, जिससे हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। हम लोगों को इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट मिलता है पैथोलॉजी की वजह से। तो ये आपके 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टडी बता रहे हैं आपको पैथोलॉजी की। साथ में आप लिख सकते हैं कि आप इसको एजुकेशन में यूज़ करते हो, रिसर्च में यूज़ करते हो, और आप पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इनको लिख सकते हो, रिसर्च में यूज़ कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, डिज़ीज़ को आप डिक्रीज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपके लिए ये 4 से 5 पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये 5 पॉइंट तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन आप अलग से 5 पॉइंट भी करेंगे तो वो बेटर होगा। अब मेरा मतलब इसलिए ऐसा कहने का है जिससे आपका ईजी रहे और आपके मार्क्स भी ईजिली गेन हो सकें। अगर ये आपके 5 मार्क्स में आएगा इम्पोर्टेंस, तो आप डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद में वो पॉइंट मेंशन कर देंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा टाइप्स में। फिर आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी, जिसमें आप ये 5 पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। जिसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ डिजीज़। सबसे पहले पता चलेगा क्या कारण है, किस कारण की वजह से आपकी डिजीज़ आपकी बॉडी में अकर हो रही, पहला पॉइंट क्लियर। फिर आपका आएगा नॉलेज अबाउट डिजीज़। नॉलेज का मतलब क्या हो, आपको पूरी जानकारी मिले कैसे आपकी बॉडी में डिजीज़ प्रोग्रेस हो रही है, कैसे डिजीज़ यहाँ से के पूरे में उसमें फैल रही है, और कैसे इसको हम लोगों को सेव करना है। फिर अर्ली एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस हम कर पाते हैं डिजीज़ का। डायग्नोसिस करने से हम लोग उसका मैनेजमेंट इफेक्टिव वे से कर पाते हैं। अगर हम लोगों को पता ही नहीं चले पेशेंट को टीबी हुआ है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। फिर आपका आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन करने के लिए हम लोगों को स्क्रीनिंग करना पड़ता है। हम लोगों को हर एक चीज़, हर एक स्टेज क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जब तक आपको डिजीज़ नहीं क्लियर है, डिसऑर्डर नहीं क्लियर है, क्या आप प्रिवेंशन कर पाएंगे? नहीं। प्रिवेंशन के लिए पहले आपको डायग्नोसिस डिसऑर्डर पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप डिजीज़ का प्रिवेंशन कर पाएंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल भी मेंशन है, मैंने रेड पेन से मेंशन करा है। फिर आपका आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इफेक्टिव इसीलिए है कि जैसे डिजीज़ को आप प्रिवेंट करोगे तो मैनेजमेंट भी आप इफेक्टिव यूज़ करोगे, जिसमें आप पेशेंट को समझाओगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे, ट्रीटमेंट करोगे, पेशेंट के लिए जो हेल्पफुल है, जो उसके लिए है, वो आप उसको प्रोवाइड करोगे, प्रिवेंट करोगे कि उसकी डिजीज़ कंडीशंस को रुक सकें। तो ये 5 पॉइंट आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आप अलग से क्या ऐड ऑन कर देंगे, एजुकेशन। पैथोलॉजी से आपको, पैथोलॉजी सब्जेक्ट से आपको एजुकेशन मिलती है। किसकी एजुकेशन मिलती है? कि आप जान सको कि कैसे डिजीज़ कंडीशन हर एक सेल, हर एक टिश्यू में क्या चेंजेस लाते हैं। तो वो आप एक एजुकेशन कर रहे हो ना, तो आपको कैसे पता चला? जब आपने पैथोलॉजी पढ़ी। रिसर्च। रिसर्च का क्या मतलब है? रिसर्च का मतलब ये है कि पैथोलॉजी में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ है उतनी ही है, रिसर्च आगे नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आज वो आपने अगर पैप्टिक अल्सर करा है तो पैप्टिक अल्सर के लिए ना जाने कितनी रिसर्चेज हुई होंगी। तो आज भी बहुत सारी रिसर्चेज हो रही होंगी जिससे नई डिजीज़ के बारे में हमें पता चलेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि रिसर्च गए डायरेक्ट रिसर्च कर दी। एक एक लेवल के स्टेप की नॉलेज के बाद आप रिसर्च करते हो ना, तो वो रिसर्च में भी आपके पैथोलॉजी की स्टडी हेल्प करती है। आप पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। पब्लिक हेल्थ आपकी क्या होती है, इम्प्रूव होती जा रही है। धीरे धीरे आप हेल्थी तो इम्प्रूव कर रहे हो, और जो डिजीज़ कंडीशन है वो आप डिक्रीज कर रहे हो। कैसे? आप डिजीज़ को मैनेज कर रहे हो। अर्ली डायग्नोसिस। तो ये आपके 10 पॉइंट है जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो पहला आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक है आपका सेल इंजरी। सेल इंजरी, अगर मैं बात करूँ सेल इंजरी क्या होता है, तो थोड़ा सा हम बुक से डिस्कस करते हैं। सेल इंजरी क्या होता है? सेल मेंटेन करता है देयर नॉर्मल होम्योस्टेसिस और इनकाउंटर करता है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पैथोलॉजिक स्टिमुलाई को। जब वो जाता है अडेप्टेशन में, कुछ नहीं है, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेस स्टिमुलाई आता है, जब सेल अडेप्ट करता है, उसी को कहते हैं हम लोग सेल इंजरी। सेलुलर रिस्पॉन्स होता है सेल इंजरी पे, उसमें आपको ये चार्ट बनाना है। क्या होता है? एक नॉर्मल टिश्यू था, बाहर से स्ट्रेस पड़ा, सेल का रिस्पॉन्स हुआ। उस सेल के रिस्पॉन्स में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहला है सेलुलर अडेप्टेशन, मतलब कि सेल अडेप्ट कर लेगा। अडेप्ट कर लेगा तब उसको क्या देखने को मिलेगी? एट्रोफी देखने को मिलेगी, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, मेटाप्लेजिया देखने को मिलेगा और डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा। इन सब के देखने के बाद उसका जो सेल है वो नॉर्मल रिस्टोर्ड हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस हो गया अब क्या रिमूव।
अब सेकेंड नंबर पे आएगा रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें क्या है, जो सेल है वो क्या रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब है सेल इंजरी करेगी लेकिन बाद में अपने आप को रिपेयर कर लेगी, नॉर्मल सेल बन जाएगी। इसमें क्या है, सेल अपने आप का डिजनरेशन का होगा, सब सेलुलर ऑल्टरेशन है, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन होगा, उसके बाद में जो स्ट्रेस रिमूव होने के बाद में रिपेयर और हील हो जाएगा सेल। इरिवर्सिबल में क्या है, सेल अपने आप को फिर से सही नहीं कर पाएगा, मतलब कि स्ट्रेस जैसे पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। फिर हम बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो इटियोलॉजी क्या है, किस कारण, मतलब क्या कॉजेस है जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है। तो उसके दो मेन कॉज है, पहला है जेनेटिक कॉज, फिर दूसरा है एक्वायर्ड कॉज। जेनेटिक कॉज आपको पता है बाय बर्थ होता है, एक्वायर्ड जो आप बाद में इन्वायरमेंट या और बाद में एक्वायर करते हो। जेनेटिक डिफेक्ट में पहला पॉइंट है डेवलपमेंटल डिफेक्ट, मतलब कि जब डेवलपमेंट हो रहा है, फीटल का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कोई भी चेंज आ गया, उसमें कोई भी डिफेक्ट आ गया, उसकी वजह से ये आपको सेल इंजरी देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन का मतलब है आपका ऑर्गन बनना कुछ था लेकिन बन कुछ गया। फॉर एग्जाम्पल आपका पैलेट और कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, लिप कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन माल फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, उसमें जॉइन हो जाते हैं साथ में। फिर सिंगल जीन डिफेक्ट, मतलब कि मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, एक सिंगल जीन की वजह से पूरा क्या होता है, चेंजेस आ जाता है। वो म्यूटेशन सिंगल जीन की वजह से तो आता है, वो चेंज आपके ऑप्शनिंग में आता है जिसकी वजह से सेल इंजरी हो जाती है। सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, वो आरबीसीज को अफेक्ट करता है, जो आरबीसी होती है वो सिकल शेप की हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन उस पर क्या हो जाता है, बाइंड नहीं कर पाता है, एस मतलब हीमोग्लोबिन एस ज्वाइनिंग रहती है उसमें, जिससे क्या हो जाता है, जो ब्लड है वो पास नहीं हो पाता है, नैरो हो जाती है ब्लड वेसल्स, बाद में जो वो है वो रप्चर करने लगता है ब्लड वेसल्स। फिर क्या है, स्टोरेज डिजीज़, जैसे कि कोई भी इनबॉर्न एरर आ रहा है मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि हम लोगों के आप देखोगे कितने स्टोरेज से डिजीजेज होती हैं। अगर लिपिड सही से स्टोर नहीं हो रहा है, डिजीज़ हो जाएगा। अगर फिनलकेटोन्यूरिया नहीं सही से मेटाबोलाइज कर पाओगे तो डिजीज़ हो जाएगा। तो फिनलकेटोन्यूरिया अगर नहीं हो पाता है, सॉरी फिनाअलानीन अगर सही से हम लोग मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे तो डिजीज़ हो जाएगा, उस डिजीज़ को कहते हैं फिनलकेटोन्यूरिया। तो ये एक एग्जांपल है। तो स्टोरेज का मतलब क्या है, जब मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाएगा उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा सेल में, जिसके क्या होगा, सेल की इंजरी होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है जेनेटिक में, जिसमें डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस में। जो डिसऑर्डर्स आपके होते हैं जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन, जिसमें क्या है ये आपके दोनों हो सकते हैं, मतलब कि जेनेटिक की वजह से भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल की वजह से भी हो सकते हैं। फिर आपका आता है एक्वायर्ड कॉज। एक्वायर्ड कॉज की बात करो कि आप बड़े, मतलब जब आप हो चुके हो, आपकी बर्थ हो गई उसके बाद में आपने एक्वायर करा, जैसे कि हाइपोक्सिया इशीमिया की कंडीशन में। हाइपोक्सिया क्या है, हाइपोक्सिया क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इशीमिया क्या, ब्लड की कमी हो जाना। तो इसकी वजह से जब सेल में कोई इंजरी हो रही है तब फिजिकल एजेंट, जैसे कि आपको कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी से हो गया या डिजीज़ इनकी वजह से हो गई, तो उसकी वजह से भी सेल में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर थर्ड पॉइंट है केमिकल ड्रग्स, मतलब कि क्या आप ऐसे केमिकल का यूज़ कर लिया, ऐसे ड्रग या ऐसे मेडिकेशन का ड्रग यूज़ कर लिया जिसकी वजह से आपके सेल में इंजरी हो गई। माइक्रोबियल एजेंट, मतलब कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, पैरासाइट्स, ये सब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इम्यूनोलॉजिक एजेंट, मतलब कि एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है, अगर वो सही टाइम पे नहीं वर्क करेगी तो ऑफकोर्स ही बात है उस टाइम पे वहाँ पे क्या होगा, सेल की इंजरी होगी। फिर आपका आएगा न्यूट्रिशनल डी न्यूट्रिशनल डी की बात करो, अगर इम्बैलेंस हो जाएगा न्यूट्रिशन का तो बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होगी जिससे वो डील कर सके बाकी चीज़ों से। साइकोलॉजिकल फैक्टर, कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा बाद में इन द सेंस एक्वायर करा हुआ ऐसा डिसऑर्डर लेते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से पर्सन डील नहीं कर पाता, जैसे कि एंजाइटी डिप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें। फिर आप बनाओगे पैथोजेनेसिस सेल इंजरी का डायग्राम, जिसमें आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रहेगा। सबसे पहला आपका रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। रिवर्सिबल में माइटोकॉन्ड्रिया में आपको स्वेलिंग और अमॉर्फस डेंसिटी देखने को मिलेगा, लेकिन इरिवर्सिबल में आपकी लार्ज डेंसिटी होती है और स्वॉलन होगा वैक्यूल्स के साथ में। मेम्ब्रेन में क्या देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन में सेल की स्वेलिंग होगी
और ब्लेब्स देखने को मिलेगा। इसमें माइलिन फाइबर और डिसरप्शन होगा। जो आपके राइबोसोम्स होते हैं स्मूथ और रफ, उसमें क्या होगा, इसमें आपका डिस्पर्स्ड राइबोसोम्स होंगे और स्वेलिंग होगा। इसमें लाइज्ड हो जाएंगे और डिस्पर्स्ड राइबोसोम इसमें भी आपके हो जाएंगे। लाइसोसोम में क्या होगा, लाइसोसोम में ऑटोफेगी होगा, सॉलन रप्चर होगा इरिवर्सिबल में। साइटोस्केलेटन में एग्रीगेट इकट्ठा हो जाएंगे आपके, डिसरप्टेड में आपके अलग से रहेंगे। न्यूक्लियस आपका कैसा हो जाएगा, क्लम्प्ड फॉर्म में होगा क्रोमैटिन, और इरिवर्सिबल में आपके जो न्यूक्लियस है वो 3 ले लेंगे, दैट इज फैक्नोसिस, कैरियोलिसिस एंड कैरियोरेक्सिस। तो ये आप डायग्राम बनाएंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी में। फिर आपका नेक्स्ट आता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है, ये फंक्शनल होता है, ये आपके बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ जो एक और मोर सेलुलर कंपोनेंट्स में होता है जिसकी वजह से सेल इंजरी होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब ये डेफिनेशन आप एज इट इज़ उसको लर्न कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे हर एक सेल ऑर्गेनेल्स पे वो कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक साइट है जहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स अ रिडक्शन इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइरेशन, मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइरेशन होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज होते ही सेल में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी और आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। फिर आपका क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके आयनिक एंड ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस के लिए, जो कि आपके हर एक ऑर्गेनल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, जब जब इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होती है जिसकी वजह से सेल की स्वेलिंग होने लगती है, तभी बेबलिंग देखने को मिलेगा आपके डायग्राम में। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस आपको राइबोसोम में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको देखने को मिलेगा, स्मूथ में आपके प्रोटीन राइबोसोम्स नहीं होते हैं। जब इनका सिंथेसिस, जब इनका फॉर्मेशन कम होगा, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन कम होगा, तो सेल का फंक्शनिंग भी डिसफंक्शनिंग होने लगेगा, सही से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से रिकवरी तब होगी जब स्ट्रेस रिमूव हो पाएगा। इसी की वजह से आप जब देखोगे तो राइबोसोम्स आपके डिस्पर्स्ड देखेंगे। फिर साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की अगर मैं बात करूँ, ये आपके डिसरप्शन साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स का होगा, जिसकी वजह से सेल शेप चेंज हो जाएगा, यहाँ तक कि सेल एडेशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर इसकी रिकवरी तभी होगी जब स्ट्रेस रिमूव होगा। फिर आएगा जेनेटिक अपरेटस। जेनेटिक अपरेटस की अगर मैं बात करूँ, जो क्रोमैटिन है वो क्लम्प हो जाएगा, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाएगा। डीएनए डैमेज होते ही आपके जीन के एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, जो आगे जाके आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज कर सकता है, क्योंकि वो जेनेटिक में आ जाएगा, राइट। फिर आपका आएगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी की अगर मैं बात करूं, तो जो सेल जाते हैं इरिवर्सिबल में, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन तभी होगा जब उसको इशीमिया हाइपोक्सिया परसिस्ट रहेगा। इसमें भी हम लोग हर एक ऑर्गन्स पे पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। ये माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने की वजह से एटीपी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे आपका रिलीज होगा प्रो एओप्टिक प्रोटीन्स का, जो कि आपके सेल डेथ का मेन रीज़न बन जाता है। फिर सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, इसमें क्या होगा, सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज होगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी भी लॉस हो जाएगी, आगे चल के लीकेज होगा, उस लीकेज के बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। फिर क्या है आपका एंजाइम लीकेज, जिसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लीकेज अकर तब होगा जब आपके एंजाइम जो लाइसोसोम से रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनका डाइजेशन सेल के कंपोनेंट्स ही करने लगे। जब वो ही नहीं रहेंगे तो आफ्टर ऑल सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया सेल इंजरी का। अगर एग्जाम में सेल इंजरी का आएगा तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल इंजरी। सेल इंजरी की इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर सेलुलर रिस्पॉन्स लिखेंगे, फिर इटियोलॉजी लिखेंगे। इटियोलॉजी लिखने के बाद में इटियोलॉजी को एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर पैथोजेनेसिस लिखेंगे, जिसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का। फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी को डिफाइन करेंगे, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी को डिफाइन करेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि सेलुलर अडेप्टेशन को एक्सप्लेन करो, मतलब कि एक मिनट मैं आपको एक बुक से दिखा दे रही हूँ। मतलब कि कभी कभी कह देते हैं सेलुलर अडेप्टेशन को डिफाइन करो, तो सेलुलर अडेप्टेशन के लिए सबसे पहले आप सेल इंजरी को बताएंगे, सेल इंजरी की डेफिनेशन बताएंगे, फिर सेलुलर अडेप्टेशन बताएंगे, फिर हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दे रही हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए।
सबसे पहला है एट्रॉफी। एट्रॉफी का मतलब होता है आपकी सेल साइज डिक्रीज होगी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए तुरंत, अगर आपको पता चल जाएगा तो आपका कभी डाउट नहीं रहेगा। एट्रॉफी का मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा सेल साइज में। मैं एक लाइन में बता रही हूँ जिससे आपको याद रहे। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होगा, सेल साइज का इंक्रीज होना। नाम से पता चला हाइपर मतलब सेल साइज का इंक्रीज होना। हाइपरप्लेशिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। सेल का नंबर जब बढ़ेगा तब होता है हाइपरप्लेशिया। मेटाप्लेशिया का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वन सोमैटिक सेल टू अनदर। मेटा मतलब रिप्लेसमेंट, एक सेल से दूसरे सेल का रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन वो सेल सोमैटिक होनी चाहिए। फिर आता है आपका डिस्प्लेशिया। डिस्प्लेशिया की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, वो भी इंक्रीज में। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थ्रू द नोट्स। सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है, इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजिक चेंजेस देखते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस आपके जो आते हैं सेल में, वो भी आपकी इंजरी सेल में। जो सेल होता है वो अपने आप को अडेप्ट करता रहता है, जैसे जैसे उसका इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, जैसे उसकी नीड्स रहती है वैसे ही उसका अडेप्टेशन रहता है। नीड्स क्या होती हैं सेल्स की, जो कि होती है फिजियोलॉजिकल, इसीलिए उसका जो अडेप्टेशन होता है उस अडेप्टेशन को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। जब आगे आप देखोगे कि वो पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन कैसे करेगा, मतलब कि जब वो नॉन टॉक्सिक पैथोलॉजिकल इंजरी में इन्वॉल्व रहेगा तब वो पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन करेगा। द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन आर बॉट अबाउट बाय द फॉलोइंग टू प्रोसेस। आपके दो ऐसे मेन प्रोसेस हैं, ठीक है। क्या है, पहला पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर। जब नंबर बढ़ेगा मतलब कि हाइपरप्लेशिया भी मैंने आपको बताया, तब आप कह सकते हो ये होगा। या फिर आपका बढ़ेगा या घटेगा साइज, जिसको हम लोग कहते हैं साइज बढ़ने को कहते हैं हाइपरट्रॉफी, घटने को कहते हैं अट्रॉफी। अब नेक्स्ट क्या आएगा, जब इसमें आपका मेटाप्लेशिया डिस्प्लेशिया, मतलब कि जिसमें भी आपके फिनोटाइपिक डिफरेंशिएशंस आएंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं हर एक को वन बाय वन। सबसे पहला आपका क्या है, एट्रॉफी। एट्रॉफी का मतलब क्या होता है, एट्रॉफी का मतलब होता है रिडक्शन होगा सेल साइज में, जिसका मेन क्या होता है, जो सच भी जैसे भी सेल होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। इसका क्या है, बहुत ही कम ब्लड सप्लाई होगा, बहुत ही ज़्यादा उन पे वर्क पड़ रहा होगा, एज हो गई होगी, या फिर पुअर न्यूट्रिशन होगा। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिक में और पैथोलॉजिक में। फिजियोलॉजिक की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल प्रोसेस होती है एजिंग की, जिसकी वजह से टिश्यू अपना लॉस कर देता है स्टिमुलेशन को। अब एग्जांपल में एट्रोफी ऑफ ब्रेन। पैथोलॉजिक में क्या होता है, स्टारवेशन, मतलब कि जब एनर्जी को ऑब्टेन करना होता है तो वो डिप्लेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, ये कार्बोहाइड्रेट है जो आपके फॉर्म में स्टोर्ड होता है और फैट में, प्रोटीन में, उसको क्या करता है, कैटाबॉलिज्म करता है। इश्केमिक स्टेट में क्या होता है, ब्लड सप्लाई जब घट जाती है, आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है, फॉर एग्जांपल कंडीशन है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की, उस कंडीशन में आपका जो सेल है वो श्रिंक करके डाई हो जाता है। फिर हम बात करते हैं हमारे डिसयूज एट्रोफी की। ये क्या होता है, प्रोलॉन्ग डिमिनिश्ड फंक्शनल एक्टिविटी होती है एक ऑर्गन की। न्यूरोपैथिक एट्रोफी होती है जिसमें मसल्स डिजनरेट हो जाती है डिसरप्शन के, जब नर्व सप्लाई नहीं हो पाती है। एंडोक्राइन में क्या होता है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी टिश्यू की डिक्रीज हो जाती है। प्रेशर में क्या होता है, जो टिश्यू है वो डिजनरेट हो जाता है अब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है। इडियोपैथिक मतलब कि एक अननोन रीज़न की वजह से। फिर आपका आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होना। ये तब होता है जब इंक्रीज होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स में और अमाउंट में स्ट्रक्चरल प्रोटीन के। एज द साइज ऑफ सेल इंक्रीजेज, ऑर्गन साइज ऑल्सो इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑर्गन है, इस ऑर्गन को ऐसे नहीं बढ़ा, लेकिन एक एक सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ये ऑर्गन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन फंक्शनल डिमांड और स्टिमुलेशन बाय स्पेसिफिक हार्मोन रिजल्ट इन हाइपरट्रॉफी। तभी आप कह पा रहे कि हाइपरट्रॉफी है, कैसे, फंक्शनल डिमांड उसका बढ़ रहा, उसको बाहर से स्टिमुलस आ रहे थे कि भाई बढ़ो बढ़ो बढ़ो, क्योंकि हार्मोन से क्रिएट करो, ज़्यादा काम करना है। फिर सेल ने अपना साइज को इंक्रीज करा वर्क के लिए, जिसकी वजह से उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई। फिर आपका है फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक। अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजिक की, तो फिजियोलॉजिक क्या है, फिजियोलॉजिक में आपका एग्जांपल दे रखा है हाइपरट्रॉफी।
हाइपरप्लेशिया इज द इनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिक का मतलब क्या होता है? फंक्शन। जब हमें बॉडी के फंक्शन की ज़रूरत है तब हम इसको करा सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ज़्यादा यूट्रस का साइज़ बड़ा होना चाहिए, तब हम लोग उसके सेल का साइज़ कैसे इंक्रीज करते हैं? ड्यू टू दिस, दैट इज हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिक का मतलब क्या है? जब आपकी कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो जाती है तब आपकी मसल्स पैथोमोलॉजी मतलब डिजीज़ कंडीशन में हाइपरट्रॉफी कंडीशन को अटेन करती हैं। फिर आपका आता है हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया का सिंपल मीनिंग क्या होता है? जब सेल का नंबर बढ़ता है। अब सेल का नंबर बढ़ने के लिए अब हम इसमें फिर से फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक में देखेंगे। फिजियोलॉजिक इस बार दो में डिवाइड कर दे, एक होता है हार्मोनल, एक होता है कंपेंसेटरी। हार्मोनल का मतलब होगा जब प्रोलाइफरेशन होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, जिसमें अब हम बात कर रहे हैं फीमेल ब्रेस्ट की। जब प्यूबर्टी टाइम पे आप देखते हो फीमेल ब्रेस्ट कैसे अपना साइज इंक्रीज करता है, और प्रेगनेंसी टाइम पे तो ये क्या है? ड्यू टू हार्मोनल की वजह से सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सॉरी सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। फिर आ रहा है कंपनसेटरी, मतलब कि कोई भी रिकवरी करनी है उसके लिए, मतलब कि अब कोई भी टिश्यू रिमूव हुआ है डिजीज़ कंडीशन में तो उसको फिर से रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए हम लोगों को सेल का नंबर इंक्रीज करना होता है। इसमें एग्जांपल आपका मेंशन है, ये एग्जांपल आपका मेंशन है, द लीवर सेल स्टार्ट माइटोटिक एक्टिविटी आफ्टर 12 से 18 आवर ऑफ पार्शियल रिमूवल ऑफ लीवर टिश्यू टू रिस्टोर द नॉर्मल वेट ऑफ लीवर। मतलब उसको अपना मेंटेन करना है वेट को, जैसे उसका टिश्यू हटता है तो वो 12 से 18 घंटे में अपना पार्शियल रिमूवल होते ही अपने माइटोटिक एक्टिविटी करता है, जिससे सेल क्या हो जाता है? लीवर का इंक्रीज हो जाता है नंबर में। पैथोलॉजिक में क्या है? ये तब होता है जब हार्मोन ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि हम लोगों को प्रोलाइफरेशन करना होता है एंडोमेट्रियल्स का। एंडोमेट्रियल क्या होती है? लेयर होती है यूट्रस की। फिर आपका आता है मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया क्या होता है? मेटाप्लेशिया में अभी हमने आपको बताया कि इसमें रिप्लेसमेंट होता है एक सोमैटिक सेल्स का अदर सोमैटिक सेल्स से। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा जब बाहर से एक स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई पड़ेगा तभी ये कन्वर्ट होता है। एडवर्स एनवायरनमेंट में बेटर वे की अगर मैं बात करूँ तो उसमें दो टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला है एपिथेलियल, फिर मीजोकाइमल। एपिथेलियल में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देखेंगे एपिथेलियल में स्क्वैमस कोलमनार आता है, मीजल में आपका दो आ जाता है, दैट इज ओशियस एंड कार्टिलेजिनस। तो हम बात करते हैं मेटाप्लेजिया की। तो मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल चेंज है जिसमें सेल का में क्या आता है? अडेप्टेशन की वजह से चेंजेस आते हैं, जो क्या कर लेता है एक सोमैटिक सेल से दूसरे सोमैटिक सेल में चेंज ला देता है। सबसे पहले है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, जो क्या होता है जिसमें मैनिफेस्ट करते हैं पैची और डिफ्यूज मेटाप्लेजिया को, जो चेंज होता है, रिप्लेस्ड होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एपिथेलियम लेयर में। एपिथेलियम में आपका दो का डिवाइड हो जाता है, स्क्वैमस का और कोलमनार का। स्क्वैमस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्रॉनिक इरिटेशन होती है जो आपकी होती है मैकेनिकल केमिकल इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से। एग्जाम्पल आप मेंशन कर देंगे, जैसे कि मेटाप्लास्टिक चेंजेस इन ब्रोंकस ऑफ क्रॉनिक स्मोकर, जो बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके में आपको ये देखने को मिलेगा। कोलमनार एपिथेलियम, जो कोलमनार होते हैं उसमें कोलमनार एपिथेलियम में आपको मेटाप्लास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये तब होता है जब क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर है, तब इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया होगा। मीज़ोकाइमल में क्या होगा? ये बहुत ही कम होता है क्योंकि ये आपके ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं दूसरे में। इसमें आपके दो होते हैं, पहला है ओशियस, फिर है आपका कार्टिलेजिनस। इसमें बोन तब बनेगी आपकी फाइब्रस कार्टिलेजिनस और मायोइड टिश्यू में जब आपके आर्टरियल वॉल ओल्ड में डैमेज हो जाती है। कार्टिलेजियस में क्या है? ये तब अकर होगा जब हीलिंग और फ्रैक्चर की अनडी हो जाएगी। क्यों? मोबिलिटी के दौरान। तो ये है आपका मीज़ोकाइमल। नेक्स्ट आपका आता है डिस्प्लेशिया। डिस्प्लेशिया क्या होता है? ये एक टर्म होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के डिसऑर्डर को सेलुलर डेवलपमेंट में। इसमें होता क्या है मेनली अभी हम बता चुके हैं, इसमें एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इंक्रीज होने लगता है। इट इज़ यूजुअली अकर अलॉन्ग विद द मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया हाइपरप्लेजिया के साथ में आपको डिस्प्लेशिया देखने को कंडीशन मिल सकती है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। ये आपके एपिथेलियल सेल्स में होता है। एपिथेलियल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा एपिथेलियल डिस्प्लेशिया, जिसकी में सेल का प्रोलाइफरेशन होगा और साइटोलॉजिक मतलब सेल में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये आपका था टॉपिक सेलुलर एडेप्टेशन, जो कि आपका कंप्लीट हो गया है।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस आपके एग्जाम में कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, 5 नंबर में, और कभी सेलुलर अडेप्टेशन जब 10 नंबर में आए तो आप इसको एपोप्टोसिस को इसी में आप ज्वाइन कर दीजिएगा। एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस आपके ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ या ड्रॉप ऑफ, मतलब गिर जाना। ये इसमें क्या होता है, जो सेल है वो कोऑर्डिनेट करता है इंटरनली प्रोग्राम, मतलब कि वो खुद से ही प्रोग्राम कर लेता है कि हमको अब सेल को क्या करना है, डेथ करना है। इसमें मेनली सेल अपने खुद से ही ऐसा प्रोग्राम कर लेता है। फिर इसमें क्या होता है, आपकी एक प्रोसेस के दौरान होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम सेल डेथ बिकॉज द प्रोसेस इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज एंड प्रोटीएजेस विच इज स्टार्ट एंड अकम्प्लिश द प्रोसीजर ऑफ सेल डेथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो सेल अपने आप को एक सिग्नल देती है, उस सिग्नल में ये होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो, जिससे वो अपने फिजियोलॉजी फंक्शन को डिक्रीज करेगी, शट डाउन करेगी। उसके बाद में सेल अपने आप को श्रिंक करेगी, सरफेस को स्मॉल बबल का फॉर्मेशन करेगी, फिर फैगोसाइटोसिस करके अपने आप को क्लीन करेगी। ये चीज़ मैंने बुक में मेंशन करी है। अब इसमें सिंपल सा एपोप्टोसिस की डेफिनेशन तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन एपोप्टोसिस के जो आपके मैकेनिज्म है वो बहुत नहीं मिलते हैं। तो पहला मैकेनिज्म का पॉइंट है सिग्नल टू स्टार्ट। सेल को सिग्नल रिसीव होते हैं या तो बाहर से या तो अंदर से सेल के, जिससे पता होता है कि उनको छोड़ना है। प्रिपरेशन होती है जहाँ पे सेल शट डाउन करता है अपने हर एक नॉर्मल वर्क को। श्रिंकलिंग और बबलिंग होती है जिसमें सेल श्रिंकन करता है। सरफेस में क्या फॉर्मेशन होता है, बबल्स का। जैसे जैसे बनेगा सेल अपने डैमेज होता जाएगा, सेल फिर डैमेज के बाद डेड हो जाएगा। जो उसके आसपास के नेबर सेल्स हैं या फिर आप कह सकते हो इम्यून सेल्स हैं, वो फैगोसाइटोसिस करेंगे, वहाँ पे क्लीन अप करेंगे लाइक अ क्रू। तो ये है आपका एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म। एपोप्टोसिस के कॉजेज आते हैं। एपोप्टोसिस के 2 कॉजेज है, पहला है नेचुरल, दूसरा है डैमेज डीएनए। नेचुरल को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल, मतलब कि कोई भी उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, एपोप्टोसिस हो रही है, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल। डैमेज मतलब कि कोई भी जेनेटिक में चेंजेस आ रहा है या कोई डिजीज़ की वजह से हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे पैथोलॉजिकल। फिर आपको ये आपका बनाना है, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस का फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएटर होगा एपोप्टोसिस का, ये आपके इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में होगा। इसके बाद में रेगुलेटर्स आएंगे एपोप्टोसिस के, जो कि रेगुलेट करेंगे। फिर ये रेगुलेट बाद में करते हैं, सोच पहले लेते कि सेल डेथ अब होनी ही होनी है। उसके बाद में रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा, उस रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं फास्ट रिसेप्टर एक्टिवेशन। लेकिन दूसरी साइड आपका डीएनए डैमेज भी होने लगता है। अगर आप इस स्टेज को भूल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेन स्टेप है आपके लिए, क्योंकि ये जो दोनों दैट इज सेरामाइड और TP53 बैक्स, ये आपका मेनली क्या डैमेज करता है, माइटोकॉन्ड्रियल को और डीएनए को। इनके डैमेज इंजरी की वजह से ही आपकी बॉडी में एपोप्टोसिस अकर होता है, फिर फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस कभी भी आए तो हमेशा याद रखना, क्लीन अप लाइक अ क्रू। तो एपोप्टोसिस टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने मेनली क्या डिस्कस करा, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा पैथोलॉजी की डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने पैथोलॉजी के टाइप्स डिस्कस करे। टाइप्स के बाद हम लोगों ने इम्पोर्टेंस डिस्कस करा। उसके बाद में हम लोगों ने सेल इंजरी डिस्कस करा। सेल इंजरी के बाद में हम लोगों ने सेलुलर अडेप्टेशन को डिस्कस करा। अब आपको क्लियर हो गया कि डेफिनेशन अगर और टाइप्स पैथोलॉजी में आएगा तो आप उसको लिखेगा, और अगर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी पैथोलॉजी के ज़्यादा मार्क्स में आएगी तो आप इन दोनों टॉपिक को साथ में करके लिख दीजिएगा। सेल इंजरी में सबसे पहले आप सेल इंजरी की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी इटियोलॉजी लिखेंगे। पैथोजेनेसिस में आप इसका डायग्राम बनाएंगे जो मैंने आपको बताया है। फिर इन दोनों को आप एक्सप्लेन करेंगे हर एक सेल ऑर्गेनल्स पे। बस उसके बाद में आपका आएगा सेलुलर अडेप्टेशन, जिसमें हम लोगों ने एट्रोफी पढ़ी, हाइपरट्रॉफी पढ़ी, हाइपरप्लेजिया पढ़ा, मेटाप्लेजिया पढ़ा, डिस्प्लेजिया पढ़ा और एपोप्टोसिस पढ़ा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्ट ओवर सिलेबस पार्ट को कवर करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।